प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख की तलाश में है, परंतु सुख हमारे भीतर ही संतुष्टि के रूप में है। इसलिए संतुष्ट रहें और अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रयासरत रहें और कर्म करते रहें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट और उसके साथ ही उत्तराखंड की प्रश्नावली के 40 अंक का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें आज ये भाग 6 है। आशा करती हूँ आप सभी को प्रश्नों का संकलन और यहाँ पर बताई गई उसके साथ की जो एडिशनल व्याख्या है, जो अतिरिक्त व्याख्या है, वो आपको पसंद आ रही होगी। तो कृपया सभी लोग चैनल से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा अप्रैल में है। तब तक आप प्रत्येक विषय में, प्रत्येक प्रकरण से अच्छी तरह से अपने ज्ञान के मुताबिक, देखिए ना, हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग का सिलेबस किसी उत्तराखंड या सामान्य हिंदी तक सीमित नहीं है। उसमें शिक्षण विधियां और आपका भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न हैं, उसके साथ ही रीजनिंग भी है और उत्तराखंड प्रवक्ता के साथ जो उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है वो भी है और सामान्य हिंदी भी है। तो हर किसी ना किसी का कोई ना कोई पार्ट इसमें स्ट्रांग होगा, लेकिन आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी उत्तराखंड और सामान्य हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर नहीं है? कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH 108 पर नहीं है? धरासू, मनेरी, हरसिल या गंगानी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गंगानी। NH 108 पर नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH 58। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछा जाए तो वो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 58 या नेशनल हाईवे 58 या NH 58, ये आप याद रखेंगे। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? चूड़ियों में, कंबल में, मोतीमाला में या कालीन, कटोरा, टोकरी में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कालीन, कटोरा और टोकरी में। रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नरकट घास, पहाड़ी नरकट घास है। और ये जो हस्तशिल्प उद्योग है, रिंगाल से जो कालीन, कटोरा और टोकरी बनाई जाती हैं, ये विशेषकर राज्य के अंदर चमोली, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किन किन जिलों में या किन किन स्थानों में रिंगाल से क्या बनाई जाता है। ये जो हस्तशिल्प उद्योग है ये कहाँ कहाँ होता है? तो चमोली में है, अल्मोड़ा में है, नोट कर लेंगे आप लोग, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में है। किसकी बात हो रही है? रिंगाल से बनने वाले हस्तशिल्प जो भी उद्योग है, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है ये प्रमुख रूप से चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और इसे क्या बनाया जाता है? इसे कालीन, कटोरा और टोकरी बनाई जाती है। और रिंगाल एक प्रकार का पहाड़ी नरकट घास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस राज्य में ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है? ठीक है, जागर पद्धति आप सभी जानते हैं कि ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, उत्तराखंड में होती है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आए कि उत्तराखंड के अंदर वो कौन सी पद्धति है जिसमें ईश्वर पूजा करके या उनका आह्वान करके सब लोग एकत्रित होकर, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न है तो आप ध्यान रखेंगे ये जागर की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रों व उनके निकलने के स्थान में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि वो पत्र किस स्थान से निकलता है वो इसमें मैच नहीं है। दून दर्पण देहरादून से निकलता है, सही है। प्रजाबंधु रानीखेत से निकलता है, सही है। सत्यपथ कोटद्वार से निकलता है, सही है। हिमवंत लैंसडाउन से नहीं निकलता, हिमवंत भी देहरादून से निकलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हिमवंत लैंसडाउन से नहीं, देहरादून से निकलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कई सारे पत्र और उनके निकलने के स्थान मिल चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि सीधे ऐसा ना पूछ के दून दर्पण किस स्थान से निकलता है, ऑप्शन देहरादून, रानीखेत, कोटद्वार, लैंसडाउन दे दे तो दून दर्पण देहरादून से निकलता है, प्रजाबंधु रानीखेत से, सत्यपथ कोटद्वार से और हिमवंत निकलता है देहरादून से। तो यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि लैंसडाउन यहाँ पे दिया गया है, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है।
कुमाऊनी के रचनाकार कौन नहीं है? गुमानी पंत, गंगादत्त उप्रेती, शिवदत्त सती या लीलानंद कोटनाला। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लीलानंद कोटनाला कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, ठीक है, ये कहाँ है? आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मसूरी में, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 1959, 1 सितंबर 1959, ठीक है, 59 अगर आप नहीं समझ रहे, 1 सितंबर 1959 या 1959 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई और ये कहाँ स्थित है? ये मसूरी में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1851 में, 1852 में, 1853 में या 1854 में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 में रुड़की छावनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा और एडिशनल बनाएंगे। इसका सही उत्तर है कस्तूरी मृग, ठीक है। इसमें थोड़ा और इसको एडिशनल बनाते हैं। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। प्रश्न आए कि क्या कहा जाता है या मस्क डियर किसे कहा जाता है हिमालय का? तो कस्तूरी मृग को कहा जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं, मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है, काइसोगास्टर। और राज्य में कस्तूरी मृग की अगर पूछा जाए, राज्य का पशु यही है राज्य पशु, इसकी कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये प्रश्न आ सकता है ना। ये तो बहुत इजी प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। ये भी इजी है कि हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम भी सबने मास्कस काइसोगास्टर याद किया होगा। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये भी आप याद रखेंगे, केदारनाथ, केदारनाथ में, फूलों की घाटी में, ठीक है, फूलों की घाटी में, और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में, ठीक है, ये नोट करेंगे। कस्तूरी मृग अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजाति हैं? 4 प्रजाति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या है? ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। क्यों है? हिरण, बैल, गाय, हाथी। तो कई बार आपने पढ़ा होगा, गाय चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह है। अगर हम बात करें इससे एडिशनल क्वेश्चंस की, ठीक है, तो एक शब्द आता है मूनाकोट ताम्रपत्र। मूनाकोट, मूनाकोट ताम्रपत्र। अगर पूछा जाए कि मूनाकोट ताम्रपत्र क्या है, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मूनाकोट ताम्रपत्र क्या है, तो आंसर है चंद शासकों के करों से संबंधित। मूनाकोट ताम्रपत्र क्या है? मूनाकोट ताम्रपत्र है चंद शासकों का कर या चंद शासकों के करों से संबंधित है। तो मूनाकोट ताम्रपत्र क्या है? या चंद शासकों में कर को क्या कहा जाता था? मूनाकोट ताम्रपत्र कहा जाता था। मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किससे है? चंद शासकों के कर से संबंध, ठीक है। एक तो हमने ये समझा। और आप सभी जानते हैं कि चंद वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? चंपावत के राजबुंगा किले से हुई थी। और चंपावत का जो उपनाम है वो क्या है? काली कुमाऊँ है, ये भी याद रखेंगे। चंपावत का उपनाम क्या है? काली कुमाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? हमने एक तो हमको पता है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि चंद्र राजाओं का राज चिन्ह गाय था। और इसमें जो मूनाकोट ताम्रपत्र है ये चंद शासकों के करों से संबंधित है। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले में हुई, ये आप सभी जानते हैं। किसने की? ये आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चंद वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में दीजिए। काली कुमाऊँ चंपावत का उपनाम है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी? महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी? 16 से 20 अक्टूबर तक, 16 से 22 अक्टूबर तक, 16 से 24 अक्टूबर तक या 16 से 26 अक्टूबर तक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 16 से 24 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी?
अशोकांत शरण, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन पंत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल हैं, क्या है? राजनेता हैं, दार्शनिक हैं, इतिहासकार हैं, कवि हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं, जो चर्चित होते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल क्या हैं? राजनेता हैं, दार्शनिक हैं, इतिहासकार हैं। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये एक इतिहासकार हैं। कौन? शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जोशीमठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। अगर हम बात करें हमने बात यहाँ पर की कि तिब्बत और पिथौरागढ़ यहाँ पर जो व्यापार होता है वो किस दर्रों के माध्यम से होता है या किसके दर्रों? तो पिथौरागढ़ के दर्रों से होता है। अगर हम इनकी इन दर्रों की बात करें तो आप दर्रे नोट कर सकते हैं जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच हैं। ठीक है, एक है जैसे लिपुलेख गुंजी। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं या सुन सकते हैं, नोट कैसे कर सकते हैं। लिपुलेख गुंजी ये क्या है? ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच एक दर्रा है। दूसरा है दारमा नवीधुरा, दारमा नवीधुरा, ये भी किस में है? दारमा नवीधुरा भी किस में है? पिथौरागढ़ और किस में? तिब्बत के बीच का है। अगला है मानसिया लाम्पिया, मानसिया लाम्पिया। ठीक है, ऐसे मानसिया लाम्पिया, ये क्या है? ये दर्रे हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के। एक और है ऊंटा जयंती, ऊंटा जयंती। ये जितने भी मैंने आपको दर्रे बताए ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था कि उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो आंसर था पिथौरागढ़। और मैंने आपको वो कुछ दर्रे बताए जैसे लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसिया लाम्पिया, ऊंटा जयंती, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के स्थित के दर्रे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ पर स्थित है? वृहत हिमालय के उत्तर में, मध्य एवं बाह्य हिमालय के मध्य में, वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में क्या है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? भूस्खलन है, अतिवृष्टि है, केवल बी या ए और बी दोनों? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण ही उत्तराखंड में बाढ़ आ सकती है या कारण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? आसान सा प्रश्न है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा एडिशनल जानते हैं तो उत्तराखंड की स्थिति क्या है? उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य। अगर प्रश्न आए कि उत्तराखंड की भारत की किस दिशा में स्थिति है, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे ऑप्शन दिए, तो आप याद रखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य उत्तराखंड है। ये कौन से आकार का है? ये आयताकार का है। इसका आकार कैसा है? आयताकार है उत्तराखंड का। और बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। आप सब ने पढ़ा होगा, बस खाली रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, सब ने पढ़ा होगा, ये उत्तराखंड का सामान्य जानकारी है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक राज्य की चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा? आयताकार हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का ये स्थान कौन सा है भारत में? 18वां है, 18वां। ठीक है, 18वां इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का स्थान है 18वां। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें समझी? हमने कहा भाई उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। इसका आकार आयताकार है। ये पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई इसकी 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई है किसकी? राज्य की 320 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का स्थान क्या है भारत में? 18वां है। अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या अल्मोड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। अगर हम बात करें तो थांगला दर्रा जो प्रॉपर है वो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है।
अगर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है थांगला दर्रा। ऐसे ही एक दर्रा और है जिसका नाम है नेलंग दर्रा। नेलंग दर्रा ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, यानी कि अगर इसकी लोकेशन पूछी जाएगी तो ये क्या होगा, ये उत्तरकाशी में स्थित होगा। तो नेलंग दर्रा भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। अगर उसकी प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए तो जैसे थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, वैसे नेलंग दर्रा भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का दर्रा है। वैसे अगर पूछा जाए तो नेलंग दर्रा, थांगला दर्रा ये सब उत्तरकाशी में है। ठीक है, यहाँ पर एक भी और जाएगा नेलंग दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेमंड रैमजी, या G.W. ट्रेल, या J.H. ब्रिटन। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, ई गार्डनर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? रणचूलाकोट, जोशीमठ, हरिद्वार या देवप्रयाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जोशीमठ। आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जोशीमठ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? ठीक है, देखिए अब प्रश्न यहाँ पर एक और बनता है कि हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने किसके लिए, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की। यानी कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने। अब पूछा जा रहा है कब की, ईयर पूछा जा रहा है। 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1903 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मसूरी, देहरादून, नरेंद्रनगर टिहरी, कोटद्वार पौड़ी या गंगोत्री उत्तरकाशी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान क्या है? नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा मैदानी क्षेत्र में स्थित है? रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी या मंगलौर, लांधोरा या उपयुक्त सभी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कस्बे। ये जो हैं सारे, ये किस में पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर, 750 से 100 मीटर। ठीक है, 750 से 1000 होगा ये, और 750 से 1500 मीटर, 750 से 1300 मीटर। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 750 से 1300 मीटर। और जो परीक्षा वाणी है उसमें लिखा है 700 से 1200, 700 से 1200। लेकिन आप जानते हैं कि कभी कभी प्रश्न क्या होता है, इस प्रकार से भी आ जाते हैं जो, तो 700 से 1200 आपको पता है, परीक्षा वाणी में दिया है 700 से 1200। तो इसके रेंज में देखो यही वाला आंसर आता है ना। देखो 700, 750 हो गया, 1200 का 1300 हो गया, ये यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये यहाँ पर बहुत कम हो रहा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 750 से 1300। और परीक्षा वाणी में इसका उत्तर दिया गया है 700 से 1200। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, किस नाम से जाना जाता था शिवालिक श्रेणियों को? तो मंगगाधन पर्वत, मैनाक पर्वत, कैलाश पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी, मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत। ठीक है, तो ऊपर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, शिवालिक श्रेणियों की बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें तो शिवालिक श्रेणियों को, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, हिमालय श्रेणी का सबसे नवीन भाग है ये। अगर पूछा जाए कि कौन सा श्रेणी या कौन सा भाग हिमालय श्रेणी का नवीन भाग कहलाता है या नवीन भाग माना जाता है, नवीन भाग कहते हैं, तो वह है शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको मैनाक पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ठीक है, किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, ये प्रश्न आता है। बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बाह्य हिमालय। और ये क्या है? ये वही शिवालिक क्षेत्र है जिसको अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। शिवालिक क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? बाह्य हिमालय। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर ऑप्शन बाह्य हिमालय की जगह शिवालिक क्षेत्र है तो वहाँ सेम वही चीज़ है, उसको ध्यान रखेंगे। बाह्य हिमालय को ही शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है। तो निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं? शिवालिक क्षेत्र या बाह्य हिमालय, दोनों सेम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल संबंध किससे है? जल संरक्षण से, अग्नि संरक्षण से, वन संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल संरक्षण का संबंध किससे है?
चाल खाल से। अगला प्रश्न है, गौला नदी उत्तराखंड राज्य के किस शहर में? आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। और गौला नदी को गार्गी नदी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, गार्गी नदी। ठीक है, गौला नदी को क्या कहा जाता है? गार्गी नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? मलबरी, टसर, मूंगा या उपरोक्त सभी? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे रेशम का उत्पादन उत्तराखंड के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली क्या है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, उत्तराखंडी शैली या मुगल शैली? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड शैली में ही कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। इसकी वास्तुशैली यह है और ये जाट गंगा नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है मंदिर? कटारमल मंदिर जाट गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में? नैनीताल में, देहरादून में, अल्मोड़ा में या टिहरी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टिहरी में रघुनाथ मंदिर है। व्यास गुफा कहाँ पर स्थित? बहुत ही रिपीटेड और बार बार आने वाला प्रश्न है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री में? तो उसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ में व्यास गुफा है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? वाराणसी, सौम्यकाशी, देवकाशी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौम्यकाशी कहा जाता है उत्तरकाशी को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब की गई? ऐसे प्रश्न आते हैं ना जो सोचे नहीं होते, हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या कुछ और देख रहे होते हैं, ये यूनियंस की स्थापना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ पर आ जाते हैं तो इनको भी आपको नोट करके रखना है। तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब की गई? 1938, 1939 या 1940 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1939 में की गई कुमाऊं मोटर ऑनर्स की यूनियन की स्थापना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो टिहरी से संबंधित प्रश्न आप सभी जानते हैं। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो जब इसको बनाने के लिए रूस से समझौता किस वर्ष हुआ? 1975, 1989, 1986 या 1990? तो उसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। अगर टिहरी बांध के विषय हम जाने थोड़ा सा हम जान लेते हैं एडिशनल। ठीक है, तो टिहरी बांध का जो डिज़ाइन बनाया था वो किसने बनाया था? जेम्स ब्रून ने। टिहरी बांध का जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था? जेम्स ब्रून ने। अगर हम इसकी और बात करें तो टिहरी हमने कहा एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो जो टिहरी बांध है ये कौन सी नदियों में है? ये कौन दो नदियों के बीच में है? ये है भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना। और टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दी गई? 1972 में। अगर इसको बनाने की जो योजना आयोग ने जो स्वीकृति दी है वो कब दी है? 1972 में दी है। और टिहरी हमने कहा कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई। अगर हम टिहरी परियोजना की बात करें, इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। हम टिहरी बांध की बात कर रहे हैं, इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न यहाँ पर यह था कि रूस के साथ समझौता किस वर्ष हुआ? 1986 में। तो आप सभी जानते हैं जब टिहरी बांध बन रहा था तो कुछ विरोधी समितियाँ भी थी जिन्होंने ये कहता था कि गाँव डूब रहे हैं, ठीक है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही, सब चीज़ें हो रही थी। तो जो इस बांध विरोधी समिति थी उसका नेतृत्व तो किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। ठीक है, इस बांध विरोधी समिति का नेतृत्व, लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे 1978 में जब ये बांध विरोधी समिति बनी तो उस समय 1978 में ये बांध विरोधी समिति बनी, उसके अध्यक्ष उस समय थे विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल सबसे पहले थे। बात हो रही है 1978 की, क्योंकि हमने देखा 1972 में इसको स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पर के जो लोग थे 1978 में वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक विरोधी समिति बनाई और इसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नौटियाल।
और 1991 ईस्वी में जब बांध विरोधी समिति का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया। ठीक है, और 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोका गया, लेकिन फिर भी अंततः बांध तो बन ही गया। तो ये थे उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इसका आंसर है जो रूस है उसके साथ समझौता कब हुआ था? 1986 में। अगला प्रश्न है विष्णुगाड़ पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की किस नदी पर विकसित की गई है? गंगा, यमुना, साबरमती या अलकनंदा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, आप सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जो द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा उत्तराखंड में व्यापार पहले किया जाता था। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं यानी कि शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशालें आदि मिलती है वो कौन सा है? ग्वालदम है, जोशीमठ है, मुनस्यारी है या माणा है? ठीक है, माणा या माना, जो भी, माणा भी कह सकते हैं इसको, माणा। ठीक है, अंतिम गांव कह सकते हैं इसको हम अपने उत्तराखंड राज्य का। तो इनमें से वो कौन सा स्थान है जो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर है और वहाँ ऊनी वस्तुएं बनाई जाती हैं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुनस्यारी। क्या है इसका सही उत्तर? मुनस्यारी। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे, इसमें आपको कुछ एडिशनल भी चीज़ें बताऊंगी। तो उसका सही उत्तर है क्या है? जौहर घाटी क्षेत्र, नाचनी क्षेत्र, लोहाघाट क्षेत्र या डोई वाला क्षेत्र? उसका सही उत्तर है डोई वाला क्षेत्र, यानी कि डोई वाला क्षेत्र में चर्म उद्योग नहीं होता है, नहीं पूछा जा रहा है। यानी कि जौहरी घाटी, नाचनी क्षेत्र और लोहाघाट क्षेत्र में चर्म उद्योग होता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि चर्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों को क्या कहा जाता है? तो अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि बाडई या सार्की क्या है? बाडई या सार्की क्या है? ये चर्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों को या बाडई कहा जाता है या सार्की कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा आता है कि बाडई या सार्की क्या है? तो उसमें ऑप्शन होगा कि चर्म उद्योग से जुड़े हुए लोग, ये क्या है? बाडई या सार्की इनको कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आज के 40 प्रश्नों का संकलन आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही में जो इसको अतिरिक्त आपको मैंने व्याख्या दी वो भी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रश्नों का संकलन लेके मैं अन्य वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आते रहूँगी। आपको प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि अभी पेपर अप्रैल में है लेकिन प्रैक्टिस सेट हमारे आते रहेंगे। आज ये 6ठा प्रैक्टिस सेट था। अभी तक आपने हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पर देखे हैं और हर वीडियो में आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके साथ एडिशनल भी बताया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग तैयारी करते रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।